डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेंगे आज हम। और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दो तरह की है, एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को हम सिंपल डिसीजन मेकिंग में नेम देंगे, बाकी आप एमएफए में पढ़ेंगे कि बजटिंग के नेम का टॉपिक, और जो बजटिंग होगा उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। यानी कि एक साल से अगर कम अरसे के लिए कोई भी प्रपोजल या कोई भी जॉब आपको बताई जाए कि क्या ये जॉब या प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको कोई दो ऑप्शंस दे दिए जाएं, उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो फिजिबल हो उसे सिलेक्ट करें या ना करें, ये काम हम जो है ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर कर रहे होंगे। ये अरसा एक साल या एक साल से कम का होगा। इसमें जो भी बिजनेस, जो भी प्रपोजल या जो भी जॉब है वो एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये देखेंगे एक साल से ज़्यादा, तो वो भी प्रपोजल या जॉब नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के नेम से होगा, और प्रोजेक्ट हमारे सीएमए के सिलेबस में अब नहीं रहा। वो एमएफए के सिलेबस में और प्रोजेक्ट 2 साल 4 साल 5 6 7 साल के लिए जो है वह लॉन्च किया जाता है, तो वो जाएगा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस मेड डिसीजन बल्कि डिसीजन रूल अगर उसकी बात करें, जो क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछे जाएंगे इसमें आपको एक तो इवेल्युएट करना होगा जॉब या प्रपोजल को, यानी कि इसके डिसीजन रूल में अगर आए और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होगा इवैल्यूएट जॉब या प्रपोजल। जो आपको कोई एक प्रपोजल या जॉब या कोई ऑर्डर है उसे इवैल्यूएट करना होगा। अब जब आप उसको इवैल्यूएट करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर तो आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल है तो उस वैल्यू, उस जॉब को, उस प्रपोजल को या उस ऑर्डर को, ये 3 नेम दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। इवैल्यूएट द जॉब, प्रपोजल या ऑर्डर। आप इसे उस वक्त जो है एक्सेप्ट करेंगे इस जॉब को जब प्रॉफिट आपको देगा, तो इसके लिए एक्सेप्ट दिस जॉब इफ इट इज प्रॉफिटेबल। ये तब एक्सेप्ट करेंगे जो भी जॉब या प्रपोजल या ऑर्डर होगा जब ये हमें कोई ना कोई प्रॉफिट दे रहा होगा। अगर ये प्रॉफिट नहीं देगा तो हम इस प्रपोजल को या ऑर्डर को या जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कोई ना कोई एक वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट देगा भी या नहीं देगा। इसके बाद आपको कोई ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो फिर सिलेक्ट वन मोस्ट फिजिबल ऑप्शंस। आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप उन ऑप्शन में से जो फिजिबल ऑप्शन होगा उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में सिलेक्शन ऑफ मोस्ट फिजिबल ऑप्शन। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट फिजिबल ऑप्शन। आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो मोस्ट फिजिबल होगा। अब ये वर्ड है फिजिबल, इसमें मोस्ट फिजिबल क्या होगा, नंबर 1 पे तो ये कि या तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या कॉस्ट क्या हो
मिनिमम, यानी कि जो आप प्रपोजल या कोई ऑप्शन अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी दो ही वजह होनी चाहिए, या तो उसका प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज या कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या कॉस्ट लोएस्ट हो या मिनिमम हो, तो आप उस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन दो नेचर से पूछे जा सकते हैं, या आपसे इवैल्यूएट करवा लेगा कि क्या ये जॉब या प्रपोजल या जो ऑफर है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। भाई एक्सेप्ट तब करेंगे जब प्रॉफिट देगा। नंबर 2 पे ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन दे दें, तो वो कह के बताएं किस में या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल है, तो जिसकी कॉस्ट कम होगी या जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है या प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और जब ये क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो इन क्वेश्चंस के लिए जब हम जनरल डिसीजन क्रिएट करेंगे तो हमें सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट लेनी होगी। इन खर्चों को या इन प्रपोजल्स को, इन जॉब को जब हम इवैल्यूएट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ रेलिवेंट खर्चे जो हैं वो लेने होंगे। तो ओनली रेलिवेंट आइटम्स आर यूज्ड, इन दोनों के अंदर हम जो खर्चे लेंगे वो सिर्फ रेलिवेंट, ओनली रेलिवेंट कॉस्ट विल बी यूज्ड इन ये जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इसके अंदर सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट या रेलिवेंट आइटम्स है वो इस्तेमाल की जाएगी। अब ये जो वर्ड है रेलिवेंट कॉस्ट, ये बेसिकली एक चैप्टर है रेलिवेंट कॉस्टिंग का, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है सीएमए का। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग उसके बाद प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में आता है। लेकिन अगर टाइप्स में देखें तो 5 टाइप्स होंगी डिसीजन मेकिंग की, जिनमें से एक जो प्रपोजल को इवैल्यूएट करना वो रेलिवेंट कॉस्टिंग में जाएगी, और बाकी जितने भी होंगे वो जनरल डिसीजन मेकिंग में रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आप जो है वो डिसीजन मेकिंग करते वक्त जो कॉस्ट रेलिवेंट होगी जस्ट उसी को ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोई कॉस्ट उसके अंदर शामिल नहीं होगी। क्योंकि आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो जो उसके लिए रेलिवेंट ऑप्शन बनेगा या जो उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कल हमने सीवीपी के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि एक नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर वो ला रहा था, अब उसके लिए जो उसके रेलिवेंट खर्चे थे हमने सिर्फ वही रेलिवेंट खर्चे उस नई जॉब के लिए इस्तेमाल किए थे या यूज़ किए थे, बाकी खर्चे ऑलरेडी हो रहे थे उनको हमने इस्तेमाल या उनकी वैल्यू को हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर भी सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट या रेलिवेंट आइटम्स आएंगी, इसके अलावा और कोई कॉस्ट शामिल नहीं होगी। अब इस रेलिवेंट कॉस्ट को समझिए पहले एक एग्जांपल से। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पैक के साथ आसपास ज़्यादा क्या है होटल्स जो गेस्ट हाउस बने हों, अब इनमें टूरिस्ट आते हैं। अब पैक की बिल्डिंग यूज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे। अब इनको हिल्टन वाले
या कोई और गेस्ट हाउस वाले, होटल वाले आके कांटेक्ट करते हैं कि आपकी बिल्डिंग सर 4 बजे तक जो है वो यूटिलाइज होती है, इसके बाद ये बिल्डिंग आप हमें रेंट पे दे दो, यानी कि रात से सुबह तक ये हमें रेंट पे दे दो। अब एक प्रपोजल इस जॉब से या इस बिजनेस से हटके पैक की तरफ आए। ऐसे ही पैक का काम क्या था, स्टडी का इन्वायरमेंट देना, वो 4 बजे खत्म। अब इसके बाद एक नया प्रपोजल या नई जॉब या नया ऑर्डर एक आ रहा है, ये बेसिकली एक प्रपोजल है। अब ये नया प्रपोजल आया तो अब पैक वालों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं? क्यों हट जाएगा? आप 4 बजे के बाद आपका काम है 4 बजे तक, क्लासेस 4 बजे एंड हो गई, चले 5 बजे या 6 बजे बिल्डिंग उनके हैंड ओवर कर दी, सुबह 5 या 4 बजे बिल्डिंग खाली है, तो अब मुझे बताएं कि आपका मकसद कैसे हटेगा? अगर आपको ये लग रहा है कि एग्जाम्पल सुनने तो ऐसा कर लेते हैं कि हम ये बिल्डिंग मैरिज हॉल को दे देते हैं, मैरिज हॉल को रेंट पे दे देते हैं, उनका फंक्शन सिर्फ रात का खाना वगैरह खिलाया और घर। अब मैरिज हॉल वाले कहते हैं कि हमारे पास जगह कम है तो हम ये जगह भी साथ ऐड करना चाहते हैं। अब वो प्रपोजल लेके पैक के पास आ गए, अब उनको सिर्फ नाइट फंक्शन के लिए जगह चाहिए। अब पैक ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या नहीं? वो इस प्रपोजल के ऊपर होने वाले खर्चे और उनसे आने वाली इनकम, यानी कि उनसे होने वाले आउटफ्लोज और आने वाले इनफ्लोज, दोनों का नेट करेगा। अगर तो फायदा दिखा तो ये रेंट आउट कर देगा, अगर फायदा नहीं होगा तो ये रेंट आउट नहीं करेगा। मैंने ये बात की कि उस प्रपोजल से होने वाले इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों का नेट किया जाएगा। अगर तो फायदा हुआ, आउटफ्लो कम और इनफ्लो ज़्यादा उस प्रपोजल से, तो वो प्रपोजल क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन वो जो इनफ्लोज या आउटफ्लोज हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे मेजर करेंगे या कौन कौन से होंगे, ये 4 टिप्स उसके लिए बताऊंगा जो रेलिवेंट कॉस्टिंग में होंगी। मतलब कि 4 तरह की जो आप कॉस्ट होगी वही आपकी रेलिवेंट कॉस्ट या रेलिवेंट आइटम कहलाएंगी। तो अब रेलिवेंट कॉस्टिंग में टिप्स, रेलिवेंट कॉस्ट। अब ये जो मैंने रेलिवेंट कॉस्ट लिखी है, इसमें जो रेलिवेंट कॉस्ट इस्तेमाल करनी है उनकी टिप्स बताने लगा कि वो सिर्फ 4 होंगी। अब लिखना आपने अपनी वर्डिंग में, लेकिन उससे पहले समझ लो, लिखना अपनी वर्डिंग में है, कहानी आपने अपनी शेप में देनी है उसे, बाकी मैं पॉइंट अलग अलग करके बता दूंगा। अब जो अगर इनको फायदा दिख रहा है तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल। अब वो एक नया प्रपोजल या नए जॉब की वजह से जो इनको रेंट मिलेगा या इनको पैसे मिलेंगे वो इनकी क्या कहलाएगी? इनकम, यानी कि वो इनका इनफ्लोज होगा। वो इनफ्लोज आ कहां से रहा है? उस नए ऑर्डर या उस नई जॉब से। वो नई जॉब या नया ऑर्डर जिससे एक इनफ्लो आएगा, वो इनफ्लो रेलिवेंट होगा या इररेलेवेंट? रेलिवेंट, क्योंकि ये लिंक ही उस जॉब से कर रहा है। क्योंकि हमने जिस जॉब को देखना है उसके रेलिवेंट खर्चे देखने हैं। तो जब वो जॉब हम एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या नहीं भी करते तो भी हिसाब तो लगाना है ना, कुछ एक्सेप्ट करें या ना करें। अब उस जॉब से जो रेंट आना है वो एक इनकम बनेगी, उसे कैश इनफ्लोस कहेंगे। ये डायरेक्टली वो है कि उस
प्रपोजल की वजह से एक इनफ्लो बनेगा, वो इनफ्लो हमारी इनकम होगी। किसकी वजह से बनेगा? उस प्रपोजल की वजह से। फिर उस प्रपोजल की वजह से हमें कोई आउटफ्लो भी तो